आप ये बोले कि हमने टेररिज्म को अच्छा जवाब दे दिया फिजिकल, बट इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में उतना हम शोभा नहीं देते हैं हमारा स्थिति, ये बोल रहे हैं ना आप? ये मैं आ रहा हूं, मैं पहले तो ये है कि हमने उनके जो टेररिस्टों के जो कैंप हैं जितने भी थे, हमने उसको एक डेमोलिश कर दिया। ये तो एक वास्तविकता है, ये हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। उसमें हमारा नुकसान हुआ जो कि शुरू में तो एक्सेप्ट नहीं किया गया, और अब तो मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उसने भी स्वीकार कर लिया कि ये ठीक है, कितने प्लेन गिरे ये गिनती नहीं बताई गई, लेकिन इतना है कि हाँ हुआ, डैमेज हुआ है। और अब तो स्पष्ट हो गया, हालांकि पाकिस्तान का क्लेम कर रहे हैं कि 5 हमने राफेल और दूसरे फाइटर्स गिराए, लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया। लेकिन इंफॉर्मेशन वार और इंटेलिजेंस वार, मैं दोनों बात कहूंगा कि इंफॉर्मेशन वार हम निश्चित रूप से इस पूरी लड़ाई में, मतलब पूरी इस कॉन्फ्लिक्ट के पीरियड में हम पाकिस्तान के मुकाबले जितना हमारा जो एक होना चाहिए था प्रोपेगेंडा और ये इंफॉर्मेशन, और जो एक इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रोजेक्ट करना चाहिए था इंडिया को कि नहीं भाई इसमें हम कोई दोषी नहीं, क्योंकि हर बार हम ही विक्टिम होते हैं टेररिज्म के, उसमें हम कहीं पीटे हैं। और उसके साथ ये भी एक बात, उसमें काफी हद तक हमारा अपना मीडिया भी थोड़ा देखिए जिम्मेदार है। और वो मीडिया ये है कि हम जिसको कि हम लोगों ने एक मतलब नाम उनका चल पड़ा है अब तो बाजार में, गोदी मीडिया। अब गोदी उस समय जो 4 दिन तक चला, उस गोदी मीडिया ने ये दिखा दिया कि इस्लामाबाद कैप्चर कर लिया, लाहौर कैप्चर कर लिया, कराची को तबाह कर दिया, वहां के जो चीफ ऑफ आर्मी हैं, आर्मी चीफ हैं, उसने रिजाइन कर दिया, उसको जेल में डाल दिया, रिवोल्ट हो गया। ये इस कदर इतना तेजी के उसका नतीजा क्या हुआ, आज एक्सपोज हो गए हमारे। हम लोगों ने ऐसा कोई कुछ नहीं किया, क्योंकि इंडियन आर्मी ने और इंडियन लीडरशिप ने साफ साफ बता दिया था कि हमारी टारगेट पर टेररिस्टों के कैंप हैं। साफ साफ ये भी बताया था कि हम नागरिक एरिया पर सिविल जो पाकिस्तानी सिविलियंस हैं वो हमारे टारगेट पे नहीं है, नहीं डिफेंस के इंस्टॉलेशन टारगेट पर है। यानी हम पाकिस्तानी सेना पर भी कहीं हमला नहीं करना चाहते, हम करना चाहते थे कि टेररिस्टों को। लेकिन हमारे जो गोदी मीडिया ने बताया कि हमने साहब इस्लामाबाद कैप्चर कर लिया, कराची को तबाह कर लिया, ये तो इसमें तो एक्सपोज हो गए ना। इसका मतलब हमारा इंफॉर्मेशन वारफेयर में इंडिया का थोड़ा दबाव पड़ गया, उसका वजह है गोदी मीडिया, कॉमन भी नहीं है। देखिए गोदी मीडिया तो है, क्योंकि गोदी मीडिया आज के जो नई इंफॉर्मेशन वारफेयर है, उसको नई उसका जो सोफिस्टिकेशन है और उसकी जो लॉजिक और उसकी जो डायनामिक्स, उसको नहीं समझ सका। उनका यह कि हमको किसी भी हालत में नरेंद्र मोदी जी को केंद्र में रखना है, उसकी महिमा गान करना है। इंफॉर्मेशन वार में ऐसा नहीं होता है, ये हिटलर के जमाने का अब नहीं है। जो 30s में और 40s के शुरू में जो गोबल्स ने चलाया था वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, वो आज 21वीं सदी में नहीं चल सकता, क्योंकि इस समय सोशल मीडिया बहुत पावरफुल हो चुका है। सोशल मीडिया के माध्यम से आप चीजें ज्यादा देर तक छिपा नहीं सकते। ये ठीक है, व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन देर सवेर तो सच्चाई पता लग जाती है। और आज सच्चाई पता लग गई कि उसमें हमारा गोदी मीडिया है, वो जो जिस ढंग से उसको अपनी भूमिका निभानी चाहिए थी, उसमें कहीं मैं कह सकता हूं उसमें पीछे रहा है, मतलब घाट रहा है। ऐसी हालत में हमको एक नई ढंग से इंफॉर्मेशन वारफेयर की स्ट्रेटेजी डेवलप करने की जरूरत है आने वाले समय में। क्योंकि आपने अभी देखा कि यूक्रेन ने रशिया को क्या कर दिया, उसने तो ड्रोन के माध्यम से 40 फाइटर्स उनके प्लेन गिरा दिए, और पुतिन साहब को पता नहीं चला, राष्ट्रपति पुतिन को। और वहीं और जो कि वो ड्रोन तो बहुत सस्ते थे,
और उनके फाइटर्स प्लेन बड़े महंगे थे, 40-45 प्लेन उनके खत्म, तबाह हो गए। अगर मान लीजिए ये है, अब जो नए-नए इसमें डायमेंशन जुड़ते जा रहे हैं, एक तो वारफेयर में जुड़ते हैं और इसके बाद इंफॉर्मेशन पर, उसमें हमको बहुत ढंग से नई ढंग से सोचने की जरूरत है। खाली पर्सनैलिटी कल से अब मत नहीं चाहिए, ये याद रखिएगा। आई एम अंडरलाइनिंग दैट अ पर्सनैलिटी कल्ट विल नॉट yield results in modern information warfare. You have to be more subtle, sophisticated, and well equipped with facts and figure and logic also. The problem with the problem with the our Godi media. इसका मतलब ये कि गोदी मीडिया जो भी किया, that was counterproductive. One can say that was a counterproductive measure what they did during the conflict days. मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, एग्री करता हूँ कि it ultimately it turned out to be counterproductive. It could not, it failed miserably to serve the interest of India. You see, so अब counterproductive का who will bear the losses of counterproductive जो उनका रोल रहा, ultimately it is the country. और कंट्री के साथ हम लोग, क्योंकि हम लोगों की भी तो हंसी हो रही है ना कि भाई पाकिस्तानी मीडिया हम लोगों की हंसी उड़ा रहा है कि देखिए साहब इस्लामाबाद में हमको कैप्चर कर लिया, क्या कराची का बंदरगाह को तबाह कर दिया गया। अल्टीमेटली हर 140 करोड़ का देश वो कटघरे में खड़ा हो गया है, हंसी के और उपहास के। यहाँ इसके लिए मोदी जी को चाहिए, अब भी चाहिए कि भाई वो इस गोदी मीडिया पर लगाम लगाए कि भाई हो गया, बहुत कुछ हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा होने का मतलब यह है कि वो कैसे करेगा, वो खुद उसको पैदा किया था, फिर कैसे करेगा, उसका ही बच्चा है वो। ये इट इज हिज क्रिएशन, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। देखिए ये तो सभी जानते हैं, पिछले 10-11 साल से वो साउथ ब्लॉक में बैठे हुए हैं, यानी प्रधानमंत्री पद पर हैं, और एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके, एक भी, और गोदी मीडिया के माध्यम से काम चलाते हैं। दरअसल ट्रम्प जिसको कि बहुत सारे वो भी कंट्रोवर्शियल नेता हैं, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस व्हाइट हाउस में हर दिन, हर दूसरे तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस से मिलते हैं, जमकर जो उनके जवाब सवाल होते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि जो प्रिंट मीडिया है वो कितनी बार झूठ बोले प्रधानमंत्री ये ट्रम्प साहब, कितना बार उन्होंने फेंका, उसकी पूरी लिस्ट बनाते हैं। बल्कि मैं देख रहा था कि न्यूयॉर्क टाइम्स में हर वीक ट्रम्प साहब ने एक हफ्ते में क्या क्या किया, वो पूरा 1 2 3 4 5 6 पूरा करके हर संडे को वो निकालते हैं कि ट्रम्प साहब ने क्या क्या किया। और पिछली बार आपको याद ही है 2016 और 20 तक जब रहे पहले ट्रम्प साहब, तो आपके वाशिंगटन पोस्ट ने तो लिखा है कि 35,000 झूठ इन्होंने बोली करीब करीब। तो ये भी है, काश कि हमारे यहाँ मीडिया, प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उस समय ये जिम्मेदारी का एहसास होता, बिकॉज यू सी मीडिया इज जनरली कंसिडर्ड एज ए फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, whether it is Indian democracy or American democracy or European democracy. But now what is the role and how the media is behaving, ये तो बहुत शर्मसार करने वाला है। इसलिए मैंने एक शब्द कहा है कि मोदी जी की आस्था धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष में नहीं है, वो नहीं मानते हैं, लेकिन शर्म निरपेक्ष, वो शर्म निरपेक्ष हो, शर्म निरपेक्ष जानते हैं, यानी शर्म निरपेक्ष में उनकी आस्था जरूर है। ही ट्रस्ट द शेमलेसनेस, सो बिकॉज ही इज ए शर्म प्रूफ पर्सन, यानी पूरे रिजिम, यानी मैं यहाँ मोदी जी एक व्यक्ति के रूप में नहीं कह रहा, पूरे एंटाई रिजिम के बारे में कह रहा हूँ कि इससे थोड़ा सा बचना चाहिए। एक अब ये इलेक्टेड जो डिक्टेटरशिप है वो भी लंबे समय तक नहीं चलती है, कहीं भी नहीं चली, साउथ अमेरिका में नहीं चली,
ब्राजील में नहीं चली, चिली में नहीं चली, हाँ, स्पेन में नहीं चली। तो इसको ठीक है सर। सर एक बात लास्ट है कि G7 में अभी तक इंडिया को इनविटेशन नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नहीं जाएगा करके बहुत ये पर्सनलाइज्ड सोशल मीडिया पोस्टिंग आ रहे हैं। मैं भी लिखा है कि ये आप जैसे बोला कि ये G7 में इनवाइट मोदी जी का नहीं है, इंडिया का इनवाइट है। मोदी जी जा रहे हैं एज प्राइम मिनिस्टर। सो हम इसको मजाक करना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये इंडिया का इंसल्ट है, मोदी जी का पर्सनल इंसल्ट नहीं है। तो दैट इज मोर सीरियस। आई थॉट सोशल मीडिया में जो लोग ऐसे मजाक करना अच्छा नहीं लगता है। देखिए, G7 में पिछले 7-8 साल से इंडिया जाता रहा है, और इस बार मोदी जी को नहीं बुलाया। उनके वहां के कनाडा ने तो क्लियर कर दिया कि हम लोग कुछ नहीं बुलाएंगे। और क्योंकि मोदी जी रिप्रेजेंट्स 140 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया। यस, मोदी जी को बुलाएं या न बुलाएं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप उनको नहीं बुलाकर आप 140 करोड़ यानी इंडिया एज ए नेशन उसको इग्नोर कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। ये ठीक है, अब सभी जानते हैं कि कनाडा और इंडिया के बीच में ट्रूडो के जमाने से पिछले 3-4 साल से वो खालिस्तान के जो लीडर है उसको लेकर के संबंध बहुत सहज नहीं है, नॉर्मल अभी तक नहीं हो पाए हैं। और क्योंकि उनका कनाडा के उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे ट्रूडो जूनियर, उनका तो साफ साफ आरोप लगाया था उन्होंने कि साहब इंडिया ने वो खालिस्तान के उस लीडर की हत्या करवाई, ऐसा कुछ था। लेकिन अभी तक वो बस रुक जाओ भाई, ऐसा अभी अच्छा नहीं हो लग। तो तब से अब तक, क्योंकि इस समय G7 की बैठक ओटावा में हो रही, कनाडा में हो रही है, और इसके पीछे उनको नहीं बुलाने के पीछे एक ये भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि मोदी जी की मान अपमान की बात नहीं है, इन भारत के सम्मान, इज्जत, गौरव, गरिमा की बात है। अगर वो बुलाते तो अच्छा ही रहता, क्योंकि देखिए भारत के मूल वंशी के लोग कनाडा में काफी हैं, आपके मतलब सरकार में हैं, जो एक जमाने डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, कई जगह हैं। तो ऐसा नहीं कि कनाडा की इकोनॉमी में भारतीयों की काफी बड़ी भूमिका है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि मोदी जी को बुलाते तो इससे अच्छा ही रहता कि आपने भारत की जनता का सम्मान किया है, ये कनाडा को सोचना चाहिए था। ये ठीक है कि थोड़ा सा मजाक उड़ जाएगा, डोमेस्टिक लेवल पर ही होगा, लीजिए आप तो कहते थे मोदी जी तो सारा हिंदुस्तान हमारे साथ है, हम विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, हमारी इकोनॉमी इतनी हो गई, वो हो गई, यहाँ G7 से आपको बाहर कर दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से आपने ये लगाया था कि ट्रंप मेरे यारे दोस्त हैं, अच्छे खासे हैं, अब की बार ट्रंप सरकार जैसे नारे भी लगे, क्या ऐसा? अब ऐसे में पिछले 1-1.5 महीने में भारत काफी आइसोलेट हो रहा है, अकेला दिखाई दे रहा है। तो ये इस स्थिति को, इस तरीके की जो विदेश नीति है उस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। और यही मैं एक बात कहना चाहूंगा, और वो ये है कि देखिए नेहरू जी के जमाने में जो नए गुटनिरपेक्ष आंदोलन चला था, तो नेहरू जी पागल तो नहीं थे, कुछ काफी सोच, यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक महत्व राजीव गांधी के जमाने तक था, और भारत के लोग मानते थे उसकी लीडरशिप को। और मुझे अच्छी तरह याद है 89 में जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो कॉन्फ्रेंस हुई थी बेलग्रेड में, उस समय के यूगोस्लाविया के, मैं गया था कवर करने, राजीव जी थे उसमें, भारत की तरफ से राजीव जी पहुंचे थे। बांडुप का जो सम्मेलन हुआ इसमें जो नरसिम्हा राव गए थे, मैं उस समय भी उनके साथ गया था बांडुप सम्मेलन में। वहां भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना वहीं हुई थी। तो एक उसकी सेरेमनी मनाई गई थी, क्या 50 साल ऐसा था।
मैं उसको भी मैंने कवर किया इंडोनेशिया में जाकर के। तो एक रुतबा था। आपने देखा 83 में दिल्ली में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कितना भव्य सम्मेलन हुआ, जिसमें कास्ट्रो आए, आपके यासर अराफात आए, इंदिरा गांधी उस समय चेयरपर्सन बनी। और क्या, तो आज फिर से एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन को रिवाइव करने की जरूरत है और फिर से भारत को उस स्तर पर लाने की जरूरत है कि भाई गुटनिरपेक्ष आंदोलन भरा नहीं है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से अब थर्ड कंट्रीज को, ये इमर्जिंग डेवलपिंग कंट्रीज को फिर से आप एकजुट कर सकते हैं। जो अभी भारत थोड़ा अलग थलग दिखाई दे रहा है, फिर से हम केंद्र में आने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ कि फिर से, और देखिए अपने सार्क की मीटिंग नहीं हुई काफी लंबे समय से, सार्क में भारत फिर से एक लीड ले सकता है, जो सार्क देशों का है, जिसको कि हम लोग हिंदी में दक्षेश बोलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब एक फॉरेन पॉलिसी के बारे में एक नई ढंग से सोचने की जरूरत है। और आप खड़े होकर देखिए, जब 1971 में इंदिरा गांधी ने, उस समय की प्रेसिडेंट अमेरिका के जो थे निक्सन साहब, उनको कह दिया था कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, उठ के चली आई थी व्हाइट हाउस से। और उसको फिर मनाने के लिए निक्सन साहब ने उसे अपना एक दूत भेजा। तो क्या हम उस समय तो और भी कमजोर थे, आज तो आप बड़े हैं, एक इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर बनने जा रहे हैं। तो आप किस बात से डर रहे हैं? आप जरूर कहीं आप चीन का नाम नहीं ले पाते हैं, आप ट्रम्प साहब का नाम ले पाते हैं। अब बोलिए खुल करके कि नहीं, ये हमने हमारी इच्छा से किया था सीज फायर, ट्रम्प साहब ने नहीं किया। आप ये नहीं कहिए कि इसमें तीसरी पार्टी नहीं हो, और अमेरिका कभी भी तीसरी पार्टी नहीं होगी, ये मामला हमारे और पाकिस्तान के बीच का है। इस काम के लिए मोदी जी को चाहिए था। देखिए, नेहरू जी ने 1962 का जो चीन में हार के बाद भी, चीन ने तो खैर यूनिलेटरल सीज फायर किया था, लेकिन उसके हार के बाद नेहरू जी ने संसद का सत्र बुलाया था और इस चीज की स्पष्ट की थी। और आपको शायद याद हो कि नेहरू जी ने हार के बाद कृष्णा मेनन को हटा दिया था, और उसके बाद यशवंत राव चौहान डिफेंस मिनिस्टर बनाए गए थे। कृष्णा मेनन डिफेंस मिनिस्टर थे, उनको हटना पड़ा था। तो मेरा ये कहना, इसी तरह से इंदिरा गांधी ने बुलाया था स्थिति स्पष्ट करने के लिए, और पूरे अपोजिशन को साथ में लेंगे। यहाँ 2-2, 3-3 अपोजिशन की मीटिंगें हुई, और हमारे मोदी साहब किसी एक मीटिंग में उन्होंने भाग नहीं लिया। ऐसा मतलब ये हमारा टाइम भी हो रहा है कि that BJP regime in Delhi needs a rethinking on very many policy issues and their way of conducting business nationally and internationally. ये तो हम conclude कर सकते हैं ना। I'm in complete agreement with you that there should be a fresh approach, and the word which you use, the wisdom should, or rather must prevail on our leadership. ये है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है किसी के सामने। अब खड़े रहिए, पूरी जनता आपके साथ है, अपोजिशन पूरे आपके साथ है, और फिर आप खड़े हो रहने से। और अपोजिशन को, ठीक है, अब तो संसद का सत्र जुलाई में होने जा रहा है, ये आपका विंटर से, ये आपका शरदकालीन सत्र होगा, वो जुलाई से लेकर के और अक्टूबर तक चलेगा। उसमें आप सब बेहतर ये रहता, आप खुद इनिशिएटिव लेते और कहते भाई आप 4 घंटे का बुला लेते, 1 दिन का बुला लेते, उसमें क्या फर्क पड़ता है? 1 दिन बुलाकर, क्योंकि लीडरशिप आपको दिखाना। आज आपकी लीडरशिप मतलब वो बात नहीं रही है, वो इकबाल नहीं है जो होना है। तो मैं समझता हूँ कि भारत को, मोदी साहब को फिर से अपने को रिवाइव करना चाहिए, एफर्ट करना चाहिए। और नेहरू के जब देखिए, नेहरू से इंदिरा गांधी से मुकाबला करने की बात छोड़िए, वो एक दूसरे ढंग के नेता थे। हर समय का हर नेता हर समय हर ढंग का होता है। आपके सामने वो चैलेंजेस हैं जो उनके सामने नहीं थे, नेहरू जी के सामने, इंदिरा गांधी के सामने। उनके चैलेंजेस दूसरे थे, नेशन बिल्डिंग के थे।
आपको तो एक पका पकाया बना बनाया मकान मिला, उसमें एक और अच्छे ढंग से एक लीडरशिप के माध्यम से एक और स्टोरी खड़ी करिए। आपके सामने चैलेंज ये है, चैलेंज नेहरू और इंदिरा गांधी नहीं है, उनके बाद छोड़ दीजिए और वहां तक आप पहुंच भी नहीं पाएंगे। Okay, sir. Let's conclude. So I'm Yeah. concluding what you are saying, that all claims are fine, but you need to do the actual work and reboot yourself so that Yes. the country comes on top of all these issues. यस, नई परिप्रेक्ष्य। और इसमें अंत में मैं और थोड़ा सा जोड़ के कि इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, क्योंकि संघ का ये बीजेपी एक ऑफशूट है, संघ को भी हस्तक्षेप करना चाहिए, नहीं तो इसके साथ साथ संघ की छवि भी प्रभावित हो रही है। नहीं, इसलिए जो, क्योंकि संघ का ये 100वां साल चल रहा है उसके जन्म का, शताब्दी वर्ष, इसलिए शताब्दी वर्ष में ऐसा नहीं लगे कि बीजेपी की छवि तो प्रभावित हुई, संघ की भी हो जाए। इसलिए संघ को आगे आकर के मोदी जी को या जो भी उनके हैं उनको बताना चाहिए कि भाई देश नहीं चलेगा, हमको हर हालत में लोकतंत्र, संविधान, लिबरल डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। दैट शुड बी आवर होल ऑब्जेक्टिव, होल एम और होल रिजोल्यूशन, टू प्रोटेक्ट Thank you. Thank you. Thank you, Joshiji. Thank you, Joshiji, for your kind words, and I hope people will listen to you. Thank you. Thank you. Okay.